नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं चुनावी धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनाव धमाका में आज बात होगी एक बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत की। मुख्तार अंसारी की मौत पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है। कम से कम यूपी और बिहार में तो मुसलमान वोटों पर इसका असर पड़ने की बात हो रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, आरजेडी या फिर कांग्रेस, सभी इसके जरिए मुस्लिम वोट पाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन पहले आपको इस मामले में आ रही इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं। मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लेके जाने की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्तार के शव को लाने के लिए उनके परिवार वाले बांदा पहुंच चुके हैं। बांदा से गाजीपुर की दूरी करीब 400 किलोमीटर है, यानी कि मुख्तार का शव आज देर रात गाजीपुर पहुंचेगा। और ऐसे में इस बात को लेकर भी सवाल बना हुआ है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक आज किया जाएगा या कल। मुख्तार अंसारी को शव को लेकर जाने में देरी की वजह क्या है? पोस्टमार्टम को लेकर हुआ विवाद, देखिए इसकी मुख्य वजह रहा है। मुख्तार के बेटे इस बात पर अड़े थे कि पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टर की निगरानी में हो। आखिरकार अब मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। रूट्स बनाए गए हैं। करीब 26 ऐसी गाड़ियां होंगी जो सुरक्षा काफिले में चलेंगी। 400 किलोमीटर की ये दूरी है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे का वक्त जब वाया रोड लेकर जाया जाएगा तो लग सकता है। बांदा जिला अस्पताल में फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है और किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर के लिए पुलिस की टीम रवाना हो जाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे और परिवार के कई लोग इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कल रात को करीब 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सियासत भी जमकर हो रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बहाने अब तमाम पार्टियां इसे राजनीतिक रंग दे रही हैं ताकि लोकसभा के चुनावों में इसका सियासी माइलेज लिया जा सके। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, पप्पू यादव, इसके अलावा चंद्रशेखर रावण, तमाम ये नेता हैं जो अब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और मकसद सिर्फ एक ही है, एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करना। और देखिए उसी कोशिश को लेकर सवाल सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर योगी सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई है और मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले अपडेट ले देते हैं बांदा से। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, कितना वक्त है, क्या रूट तय हो गया है, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है? क्योंकि परिवार ने सवाल पोस्टमार्टम को लेकर भी उठाए थे। बोलिएगा सर। देखिए, जो हमारी जानकारी है प्रिया, उसके मुताबिक जो पोस्टमार्टम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। परिजनों के साथ इस समय जो अधिकारियों की आखिरी वार्ता है इस रूट को लेकर के वो फिलहाल चल रही है। ये माना जा रहा है कि चित्रकूट का जो एक्सप्रेसवे है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और गाजीपुर पहुंचने के लिए बांदा से लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि 430 किलोमीटर का ये पूरा लंबा सफर है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं, चाहे वो पंचनामा का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, और साथ ही साथ जो है उसको भी प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि परिवार की तरफ से इस बात की आशंका जाहिर की गई है, बाकायदा लेटर लिख करके डीएम बांदा को जाहिर की गई है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर देकर के ये एक कोई हादसा नहीं है, किसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इस तरीके का आरोप लगाया परिवार ने। यही वजह है कि न सिर्फ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं बल्कि विसरा को भी प्रिजर्व कर लिया गया है, ताकि भविष्य में विसरा की जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर मुख्तार अंसारी के शरीर में किसी भी तरीके का कोई जहरीला पदार्थ था या फिर नहीं। हालांकि जेल अथॉरिटीज लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में, फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट है। अधिकारियों के साथ जो परिवार के लोग हैं उनकी बातचीत चल रही है और जो हमारी जानकारी है, अब्बास अंसारी की पत्नी, अब्बास अंसारी इस समय जेल में बंद है। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी भी इस समय बांदा के इसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में आई हुई है। बताया जा रहा है कि उमर अंसारी, निकहत अंसारी
अंसारी, ये सारे लोग लेकर के मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर जाएंगे और ये माना जा रहा है कि अब से लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा जो कॉन्वॉय है, जो काफिला है पुलिस अभिरक्षा में, ये काफिला निकलेगा गाजीपुर के लिए। प्रिया, विशाल, अगर मैं दूरी की बात करूं कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दूरी भी है, और ऐसे में किस तरीके से रूट में सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की गई है, क्योंकि जब पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूट चुनना भी इतना आसान नहीं रहा होगा पुलिस के लिए। प्रिया, देखिए जो थोड़ा समय लग रहा है, उस समय लगने के पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि रूट जो है वो लंबा है, 430 किलोमीटर का डिस्टेंस है बांदा से गाजीपुर का। और ये जो अगर आप नॉन स्टॉप जाएंगे, एवरेज स्पीड में भी जाएंगे, चूंकि हाईवे जो है वो अच्छा है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 से 8 घंटे ये कम से कम लगेगा। यही वजह है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फाइनल और आखिरी दौर की बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों के साथ, और जिले से जिले, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में जब ये कॉन्वॉय पहुंचेगा, काफिला पहुंचेगा, तो पुलिस की टीम जो एस्कॉर्ट कर रही होगी वो तो मौजूद होगी, लेकिन हर जिले में नया स्क्वाड मिलेगा पुलिस को, और वो अपना जिले दूसरे जिलों में क्रॉस कराते हुए इस पूरे काफिले को, कॉन्वॉय को लेकर के जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी, मेडिकल फॉर्मेलिटीज थी, वो कंप्लीट कर ली गई हैं, विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रिया मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, वो ये है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, पुष्टि की गई है इनिशियल रिपोर्ट में कि कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, यानी कि हार्ट अटैक बताया गया है इनिशियल रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत की वजह। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे दर्शकों के लिए जो अभी भी टेलीविजन सेट से जुड़े हैं, कि मुख्तार अंसारी की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक को जिम्मेदार ठहराया गया है। विशाल, जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था, परिवार के कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे? क्योंकि उमर अंसारी ने कहा है कि हमें लखनऊ के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है, एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। तो पूरी पारदर्शिता पोस्टमार्टम के दौरान बरती गई थी या नहीं? परिवार का कौन कौन सदस्य वहां पर मौजूद था? वीडियोग्राफी कराई गई कि नहीं? क्या जानकारी है आपके पास? प्रिया, देखिए हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो पूरा प्रोटोकॉल होता है मेडिकल का, वो बाकायदा इसके लिए पालन किया गया है। मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है, वीडियो कैमरे के जरिए इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई है, ताकि भविष्य में अगर किसी भी तरीके का वाद विवाद होता है, परिवार की तरफ से कोई सवाल उठाया जाता है, तो कम से कम एविडेंस के तौर पर पोस्टमार्टम के दौरान जो पूरा वीडियोग्राफी होगी वो सबूत के तौर पर रखा जाएगा। और सेंसिटिव मामलों में हमेशा देखा जाता है कि डॉक्टर्स के पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। 3 डॉक्टर्स लखनऊ के, पीजीआई के और केजीएमसी के भी मौजूद थे, और 2 डॉक्टर जो लोकल बांदा के हैं उनको भी इस पूरे पैनल में शामिल किया गया था। तो जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है किसी भी सेंसिटिव संवेदनशील मामले में पोस्टमार्टम करने का, उसको पूरी तरीके से यहां पर पालन किया गया है। और यही वजह है कि फिलहाल परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। उमर अंसारी ने यह जरूर कहा था कि उनको उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, वो चाहते हैं कि एम्स के डॉक्टर को बुला करके यहां पर पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन समय इतना नहीं है प्रिया, बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोज हो रही है, मुख्तार अंसारी की कंडीशन खराब चल रही थी जिस कंडीशन में लाए गए थे। तो ऐसे में डॉक्टर्स के लिए यह पॉसिबल नहीं था कि बॉडी को ज्यादा वेट कराया जाए। यही वजह है कि परिवार को जानकारी दे दी गई, और उसके बाद जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी, उनके साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार पांडे एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, एसटीएफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और श्री प्रकाश शुक्ला का जो गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ था वो राजेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में हुआ था। एके जैन पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। राजेश कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, आपने बहुत करीब से मुख्तार अंसारी के आतंक को देखा है, किस तरह की शख्सियत थी, किस तरह का आदमी था वो, और कैसे अपराध की दुनिया में अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहा? थैंक यू प्रिया जी, मैं जैन सर का अभिवादन करता हूं, जय हिंद करता हूं उनका। धन्यवाद। देखिए, आप तो वैसे इसकी हिस्ट्री सब बता ही रहे हैं, सब लोग कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। इसने 13-14 साल की उम्र से ही पहली बार 323, 504 के मुकदमे इसके ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद जब इसने शुरू किया था, जब हम लोग एसटीएफ में जब पहुंचे हैं, एसटीएफ का गठन जब 98 में शुरू हुआ, और 90 के दशक में ही इसने अपने अपराध को बिल्कुल एक सिरे तक, ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। चंदौसी, जो बनारस की एक कोयले की बहुत बड़ी मंडी है, उस समय एनसीएल के ओपन कोल्ड फील्ड से नंबर 2 का कोयला आता था मंडी में, उसको इकट्ठा किया जाता था और उसी में
रंगदारी, गुंडा टैक्स और ये सब चीजें वसूली जाती थीं, तब पहली बार मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश का वहां विवाद हुआ। उस जमाने में 97 की बात है, नंद किशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और उनका उसी कोयले का बहुत बड़ा व्यापार था, उसी मंडी में उनका कोयला आता था, बहुत बड़े कोयले के व्यापारी थे। इसी रंगदारी और पैसे वसूली और आपसी झगड़े के चक्कर में 97 में उनका अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उनकी हत्या हो गई। मुख्तार अंसारी उसमें नामजद हुए, विवेचना हुई, ट्रायल हुआ और मुख्तार अंसारी बरी हो गए जी, बरी हो गए। उस जमाने में उनके केसेस में, जैसे रूंगटा साहब के बेटे ने कई जगह ये मुकदमा लिखवाया कि साहब हमें धमकाया जा रहा है कि गवाही देने मत आना, फला गवाह को रोक लो, वो क्यों आ रहा है। इस तरह के कई मुकदमे कई जगह रूंगटा साहब के भाई ने और रूंगटा के लड़कों ने लिखवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आप व्यवस्था क्या थी आप समझ सकते हैं और किस व्यवस्था के तहत ऐसा हुआ होगा। दूसरी घटना मैं आपको बता दूं कि जब ये कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ 2005 में, हम लोग सब एसटीएफ में थे, ट्रैक किया जा रहा था, लोकेशन मिल रही थी और इसी बीच में यहां एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध दैनिक ने एक खबर लिखी कि साहब फाटक यानी कि जो मुख्तार अंसारी का घर था, कि फाटक में इस समय संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी और 10-12 लोगों के नाम थे उसमें, और यह खबर बाईलाइन छपी थी कि ये लोग यहां पर हैं, किसी बड़े अपराध की तैयारी हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस खबर के छपने के 15 या 16 दिन बाद कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। जब सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस अखबार के उस पत्रकार से यह पूछा गया कि भाई इतनी सटीक खबर, यही लोग एफआईआर में बाद में नेम्ड हुए, यही आपने लिखा था कि साहब AK-47 इकट्ठा की जा रही हैं, यही लिखा था कि ये फाटक के भीतर सब लोग इस समय मौजूद हैं, ये सूचना आपको मिली कहां से। खैर उन्होंने बताया कि साहब हमारे कांटेक्ट हैं, हमारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है, और फिर ये अखबार की कटिंग सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी। और आप जानते होंगे उसमें 7 AK-47 इस्तेमाल की गई, 700 राउंड फायर किए गए, 7 आदमियों की मृत्यु हुई। और मतलब उस अकेली घटना ने, उसके बाद इसकी दहशत फैलती चली गई। उसी समय ये नया 96 में विधायक हुआ और कृष्णानंद राय का मर्डर भी सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अंसारी परिवार के कैंडिडेट को हरा के पहली बार उनकी सत्ता को चुनौती देके विधायकी का चुनाव जीता था। उसके बाद तो लगातार इसने अपने गैंग को फैलाया जगह जगह। एक और आपको बताएं, ये जेलों से, जैसे कुल 64 मुकदमों में 8 एफआईआर ऐसी हैं जो उस समय की ही जब ये जेल में था, यानी जेल में रहते हुए जो अपराध हुए थे उसकी 8 एफआईआर हैं। इतना ये जेलों में कंफर्टेबल रहा करता था। एक घटना मैं आपको और बता दूं इसी सिलसिले में, आगरा की जेल में उस समय आगरा के एसएसपी थे सुभेश कुमार सिंह साहब। ये सूचना मिली कि साहब ये जेल में असलहे और बुलेट प्रूफ जैकेट दोनों इसने रखी हैं। रेड हुई, एसएसपी साहब खुद रेड में गए और बुलेट प्रूफ जैकेट इसके बैरक में इसके पास से बरामद हुई। मतलब अगर आप किसी कैदी से मिलने जा रहे हो तो गेट पर ही आपके चश्मा, कलम, बेल्ट, बीड़ी, सिगरेट सब रखवा लिया जाएगा, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वो वहां पर पकड़ा गया था या उसके पास से बरामद हुई थी। यही वजह है कि जब ये पंजाब से इसको यहां लाने के लिए सरकार ने कोशिश की और उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो वो आना नहीं चाहता था क्योंकि वो सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं होंगी। उस समय दौर कुछ दूसरा था। अब दौर की बात सोच लीजिए कि 90 के दशक में 97 में नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और मर्डर के ट्रायल में बरी हो गया, और जब परिस्थितियां और स्थितियां सही हुई, गवाहों ने बयान देना शुरू किया, तो अभी हाल में महीने भर पहले
एक फर्जी लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस बनवाने में से उम्र कैद की सजा हो गई। इतना अंतर था वो जमाने में या वो समय में, 90 के उस दशक में और आज में। बिल्कुल राजेश पांडे साहब, मैं आपसे डाउनफॉल को लेकर भी बात करूंगी कि कैसे डाउनफॉल शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का। उससे पहले ए के जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं, किसी अपराधी की ऐसी कैसे हिम्मत थी कि किसी जेलर के मुंह में बंदूक तान देना, तालाब खुदवा लेना ताकि ताजी मछलियां खा सके जेल के भीतर, अपने रसोइये को लेकर जाना और खुलेआम मशीन गन के साथ जीप में घूमना। राजनीतिक रसूख ना हो तो शायद ये करना मुमकिन ही ना होता। ये तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया। राजनीतिक रसूख था, जो चाहता था तो करता था। किसी जेल सुपरिंटेंडेंट की, किसी जेलर की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके संबंध में कोई प्रतिरोध कर सके। वहां पे एक मंच बनवा रखा था, उसके ऊपर बैठकर वहां पर दरबार लगाता था जेल में। तो सारी सुविधाएं थी उसमें। तत्कालीन अधिकारी बताते हैं डीएम वगैरह बैडमिंटन खेलने जाते थे इसके साथ में, और वहां जेल में बैडमिंटन खेला जाता था। तो ये सब परिस्थितियां थी, और इन परिस्थितियों को आप इमेजिन कर सकती हैं कि उस समय कितनी दहशत रही होगी, अधिकारी क्या कार्रवाई कर पाते होंगे। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते शैलेंद्र सिंह जैसा डिप्टी एसपी, जो बड़ा एक मेहनती, और मेरा भी सीओ सिटी था जब मैं डीआईजी वाराणसी था, एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसको नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। इतना भारी उसका उत्पीड़न किया गया, उसकी जान को भी खतरा था। तो ये सब परिस्थितियां थी, वो समय बिल्कुल फर्क था। और इसमें दर्जनों अपराधियों को, दर्जनों अपने गुर्गों को शस्त्र के लाइसेंस बनवा के दिए, और वही सब एक फौज की तरह इसके साथ में चलते थे। उसरी चट्टी में जहां पर इसका ब्रजेश सिंह से फायरिंग हुई थी, उसमें जो है वो कई लोगों के गोलियां लगी थी जो लिखा पढ़ी में नहीं है। एक बार इनके पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां चल रही थी, मुख्तार अंसारी के पीछे। मैं आईजी जोन लखनऊ था, मैंने पकड़वा ली वो सब गाड़ियां और उनकी सर्च कराई गई। जो लोग थे उनको जब तलाशी ली गई, उनके कपड़े उतरवाए गए और उनको देखा गया, सबके बदन पर गोलियों के निशान थे। और जब पूछा गया तो पता चला कि उसरी चट्टी में गोली लगी थी। कहीं कोई रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं थी, सबके गोलियां लगी हुई थी। तो इस कदर दहशत थी, इस कदर इन लोगों में ब्रजेश सिंह से अदावत थी। पूरा पूर्वांचल का जो पुलिस थी वो इस ओर बड़ा सतर्क रहती थी। और उसरी चट्टी में भी, जैसा अभी राजेश बता रहे थे, सैकड़ों राउंड गोलियां चली दोनों तरफ से, और वो तो बच गया ये और ब्रजेश, दोनों बचे। तो बड़ा भयंकर मुठभेड़ इनकी आपस में हुई थी, और दर्जनों अपराधी दोनों के साथ में थे जो कि मौके पे थे। तो ये परिस्थितियां थी। आप समझ सकती हैं, अवधेश राय जो वर्तमान में अजय राय हैं, इनके भाई हैं अवधेश राय। मेरे समय में जब मैं एसपी सिटी वाराणसी होता था तो एक काशी विद्यापीठ वहां के एक नेता थे, और उनकी हत्या की गई। और पता नहीं कितनी हत्याएं कृष्णानंद राय को छोड़कर गाजीपुर में ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर की गई। तो इसकी तो गिनती करना मुश्किल है कि कितनी घटनाओं में सम्मिलित था, कितनी घटनाएं इसके गुर्गों ने इसके नाम पे की, कितनी घटनाएं इसने कराई। बहुत सी घटनाओं का तो मुझे आभास है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो कि इसके गुर्गों ने की, और हो सकता है इसकी जानकारी भी ना रही हो। तो इतनी दहशत थी इसके गैंग की। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये ठेकों में जहां पे हाथ डाल दिया वहां पे वहीं का ठेका लिया, चाहे वो रेलवे के स्क्रैप का हो, चाहे सड़कों के ठेके हों, गाजीपुर के आसपास के निर्माण कार्य हों। और जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी इसकी। मैंने ऐसी फैन फॉलोइंग किसी नेता की नहीं देखी है जैसी मुख्तार अंसारी की थी। मुस्लिम यूथ जो है वो बिल्कुल दीवाना था इसके नाम का, और पीछे लगे रहते थे, सबके सब इसको फॉलो करना चाहते थे। आज उत्तर प्रदेश काफी बदला हुआ है, बहुत बदली हुई परिस्थितियां हैं। अब ये सब वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, और ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। खैर, अब तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ए के जैन साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। किस तरह से रॉबिन हुड की जो छवि है मुख्तार अंसारी ने कैसे बनाई, और
मौजूदा सरकार जो उस वक्त थी उसका दबाव किस तरह से था तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर कि कोई कार्रवाई ना हो? यही ना सिर्फ इसके साथ था, अतीक है और भी कई जो माफिया जो उस समय, विजय मिश्रा है, ये विकास दुबे जिसकी हत्या हो गई, जिसको जो एनकाउंटर में मारा गया, और विकास दुबे ने जो पुलिस कर्मियों की हत्या की 8 की संख्या में, जिसमें एक डिप्टी एसपी भी था। इतनी दर्दनाक हत्या, इतना दर्दनाक हत्याकांड शायद ही कोई सोच सकता है जो कि उसके द्वारा किया गया था। तो थाने में गोली मार दी थी, एक मंत्री के दर्जा प्राप्त एक मंत्री को थाने के अंदर गोली मार दी थी। तो ये एक समय था और यही नहीं है, एक दर्जनों हैं। आज की तारीख में माफिया गर्दी काफी हद तक शांत है। संगठित अपराध, जिसके लिए अभी राजेश कह रहे थे एसटीएफ का गठन हुआ, संगठित अपराध इस समय बहुत कम है और ना के बराबर हैं। जो पहले किडनैपिंग्स होती थी, एक्सटॉर्शंस होते थे, जमीनों पे कब्जे होते थे, ठेकों पे कब्जे होते थे, वो सब आज परिस्थितियां बदली हुई हैं प्रदेश में, और एक बड़ा अच्छा हमारे प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। जी, आप दोनों बने रहिएगा। जल्दी से मेरे सहयोगी विशाल बांदा से इस वक्त कुछ अपडेट दे रहे हैं, वो अपडेट ले लेते हो। इसके बाद राजेश कुमार सर, मैं आपके पास आऊंगी। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए प्रिया, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन के साथ जो बातचीत चल रही थी परिवार के साथ कि किस तरीके से पूरा जो कन्वॉय है शव का लेकर के कैसे निकलना है, वो लगभग फाइनल हो गया है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं प्रिया कि अगले 5 से 7 मिनट में यहाँ से जो काफिला है वो निकल जाएगा। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि एक बार जरा सीधी तस्वीरें दिखा दे। देखिए कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स, जेल अथॉरिटीज के लोग, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सारे लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पोस्टमार्टम हाउस है। और जो डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने पोस्टमार्टम को कंडक्ट किया है, जिन्होंने विसरा को प्रिजर्व किया है और सारी चीजों को, फॉर्मेलिटीज जो मेडिकल टर्म में होती हैं उनको किया है, वो सब करके अब फिलहाल बाहर निकल आए हैं। सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ये उमर अंसारी की गाड़ी है, जिसमें अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी भी बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि उमर अंसारी, निकहत अंसारी और निकहत अंसारी के 2 कजन ब्रदर, और इसके अलावा बताया जाता है कि उनके साथ में गाजीपुर से आए हुए ड्राइवर यहां से साथ में जाएंगे और पूरा जो पुलिस का काफिला होगा, सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, पूरे रास्ते में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी ना हो और पूरा रास्ता जल्द से जल्द कटे, इसको लेकर के जो पूरा प्रशासन का ब्यौरा बनाना था वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं प्रिया कि अगले 5 से 7 मिनट में मुख्तार अंसारी का शव लेकर के जो पूरा कन्वॉय है वो बांदा से निकलने वाला है गाजीपुर के लिए। जी विशाल, जैसे ही आपके पास अपडेट होगा मैं वापस आपका रुख करूंगी। हम लगातार मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। राजेश कुमार जी, अगर मैं 2021 के बाद डाउनफॉल की बात करूं, जब पंजाब रोपड़ जेल से प्रत्यर्पण कर बांदा जेल लाया गया और तमाम तरह के ड्रामे हुए, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को जाना पड़ा, डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेलों में लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, ये सारे देश के सामने है कि वो आना नहीं चाहता था और सरकारी तंत्र उसके पीछे लगा हुआ था। हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये चाहती थी कि हमारे यहाँ का केस है, हमारे यहाँ शिफ्ट किया जाए। वो आना इसलिए नहीं चाह रहा था कि जो ये बदलता परिवेश है हमारी सरकार में, कि अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई शुरू हुई उस समय, शायद उसको लगता था कि हमें जेल में वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो पंजाब की जेल में हैं, इसलिए वो इसका विरोध करता था। वो यहां की जेलों में ट्रांसफर हुआ। देखिए, जब यहां वो आया है जेल में, उसके बाद से कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई है जो उसके जेल में रहते हुई हो, जबकि इसके पहले 8 मुकदमे ऐसे कायम हुए थे जो जेल में रहते हुए किए गए अपराधों से संबंधित थे। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि क्यों नहीं आना चाहता था। और जिस दिन से आया कि साहब उस दिन से मुझे साहब ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, फलाने हैं, ढकाने हैं, वो सिर्फ इसलिए। देखिए, जेलों की सुविधाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जेलों में ये जब रहा, 3-4 लोग इसके वहां पहुंचते ही दफा 25 में, यानी 25 आर्म्स एक्ट में कट्टा लिए हुए बंद हो जाते थे। इनके लोगों ने उन्हें बंद कराया और बंद करा के वो जेल चले गए।
जेल पहुंच गए तो उसमें कोई इसका रसोइया होता था, कोई इसका हज्जाम होता था, कोई इसका मालिश करने वाला होता था। ये 25 में चले गए। सामान्य रूप से 25 आर्म्स एक्ट में, जिसमें आप कट्टे के साथ या चाकू के साथ गिरफ्तार हुए हैं, हफ्ते 10 दिन में इसकी जमानत हो जाती है। लेकिन इनकी जमानत तब तक नहीं होती थी जब तक मुख्तार उस जेल में रहा करता था। मैं इसी लखनऊ जेल की बात कर रहा हूं। मैं यहीं तैनात था, एसपी सिटी था, मैं यहीं पर, यहीं सीओ हजरतगंज था। यही खबर आती थी कि साहब 5-6 लोग हैं, सुबह शाम इसका खाना बनाते हैं, जेल का खाना नहीं खाता है, वो इसकी मालिश करते हैं। और जैसा अभी जैन सर ने बताया, बाकायदे एक आसन सा बना होता था जिसपे ये अपने लोगों की मीटिंग करता था, ये सब जेल के भीतर। ये सुविधाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाए जा रहे हैं, वो संभव नहीं थी, कतई संभव नहीं थी। आप बता दीजिए, ये तो मैंने इस बीच में जो पिछले 5-6 सालों से पंजाब से आने के बाद वो यहां के जेलों में हैं, इस तरह की कोई बात नहीं आई। जबकि पिछले 14-15 सालों से वो जेलों में इधर उधर विचरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जेलों में ये गया, 5 आदमी दफा 25 में फौरन इसके पीछे पीछे गए। वहां इसका खाना बना रहे हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, टीवी की सुविधा है, कूलर की सुविधा है, हो सकता है कहीं एसी की भी सुविधा मिल गई हो। बिल्कुल। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से लेकर गाजीपुर जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मौजूद है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, बिस्तरा को प्रिजर्व रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के बाहर हलचल बढ़ गई है। अपने संवाददाता विशाल प्रताप लगातार मेरे सहयोगी आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। विशाल, फिलहाल हलचल कितनी बढ़ गई है और कितना वक्त है जब मुख्तार अंसारी को शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा? देखिए प्रिया, जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है बांदा के इस मेडिकल कॉलेज में। ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ से मुख्तार अंसारी का जो कॉन्वॉय होगा, जिसमें पार्थिव शरीर होगा, शव होगा और परिवार के लोग मौजूद होंगे, इन सारे लोगों को निकलना है अब से कुछ ही देर में गाजीपुर के लिए। और जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से, देखिए, जो बाहर पुलिस ऑफिसर्स हैं गेट के सामने तैनात हैं, उस एम्बुलेंस को भी यहां पर खड़ा कर दिया गया है जहां पे स्ट्रेचर पे मुख्तार अंसारी का शव लाया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। परिवार के जो लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि उमर अंसारी उसी एम्बुलेंस से बैठेंगे। निकहत अंसारी सामने की जो गाड़ी खड़ी हुई है इसमें बैठी हुई है, जो कि अब्बास अंसारी की पत्नी है। पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रखा है, वज्र वाहनों को ले रखा है और जितने भी पुलिस कर्मियों को इस पूरे कॉन्वॉय के साथ निकलना है बांदा से गाजीपुर के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर अलर्ट मोड में खड़े हुए हैं। सभी पुलिसकर्मी पूरी तरीके से तैनात हैं और जो पूरा रूट होगा प्रिया, मैं बता दूं कि उस पूरे रूट में जिले से जिले इस पूरे कॉन्वॉय को, इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट मिलेगा, ताकि जो एस्कॉर्ट जा रहा है इसको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो गाजीपुर पहुंचने में, क्योंकि जो सफर है वो काफी लंबा है, 430 किलोमीटर का है। माना जा रहा है कि 8 घंटे मिनिमम लग सकते हैं पहुंचने में। तो देर रात ये पूरा जो काफिला है वो पहुंचेगा गाजीपुर। तो ऐसे में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और इस पूरे कॉन्वॉय में, काफिले में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जिला प्रशासन के लोग, बांदा पुलिस के लोग पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ बांदा से गाजीपुर के लिए अब से बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। ठीक है विशाल, बने रहिएगा, हर हलचल पर आप नजर बनाकर रखिए। एके जैन साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुख्तार अंसारी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि स्लो पॉइजन जेल के भीतर दिया जा रहा था और इसकी शिकायत एमपी एमएलए बाराबंकी कोर्ट में खुद मुख्तार अंसारी ने की थी। अगर जेल की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या ये संभव है किसी तरीके की साजिश जेल के भीतर की जा सके, वो भी इतना हाईटेक कैदी जब हो? मुझे कतई नहीं लगता है। मेरी सर्विस के दौरान जिस किसी भी कैदी की जेल में रहते हुए हत्या हुई या तबीयत बिगड़ी, हमेशा घर वालों ने यही आरोप लगाए हैं कि हत्या की साजिश हुई है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत पुरानी वो है, हो सकता है किसी प्रकार कोई शक शुबा हो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, सीसीटीवी लगा हुआ है बैरक में और कई इसके साथ के गुर्गे हैं जो जेल में बंद हैं और जो पहले खाना टेस्ट करते हैं तब उसके बाद खाना इसको दिया जाता है। तो इसकी संभावना मैं नगण्य मानता हूं कि किसी ने इसको ऐसा पॉइजन दिया कि इसको हार्ट अटैक पड़ गया, इसको हार्ट फेल हो गया।
ये तो जब ये पंजाब जेल में था तब भी जो इनके एडवोकेट थे तब भी यही प्ली लेते थे कि साहब हार्ट का पेशेंट है, तबीयत बहुत खराब। सर आप अपना ऑडियो दुरुस्त करें, मैं आपका रुख वापस करूंगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये आरोप परिवार वाले उठा रहे हैं विशाल की इलाज सही ढंग से नहीं कराया गया है। जब 2 दिन पहले भी तबीयत खराब थी, डिस्चार्ज करने के बाद थोड़े दिन आईसीयू के बाद नॉर्मल जनरल वार्ड में रखा जाता है, लेकिन डायरेक्टली बैरक में लेकर जाया गया। विशाल मैं आपका रुख करूं उससे पहले मैं एके जैन साहब से ही समझना चाहती हूं कि सर परिवार का आरोप है कि इलाज सही ढंग से नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम जो यूपी के डॉक्टर्स ने किया उस पर भरोसा नहीं है, एम्स के डॉक्टर से कराने की मांग की जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलता तो जब भी यूपी के किसी अपराधी को बाहर से प्रत्यर्पण कर लाना होगा यूपी, तो फिर इसे ही कोर्ट में एक आधार बनाया जाएगा, मुख्तार अंसारी के केस को ही आधार बनाकर पेश किया जाएगा कि क्यों नहीं आना चाहिए यूपी कोई अपराधी। ये बिल्कुल गलत सोच है और यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ा कंटेस्ट किया और लगे रहे, और सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर हुआ है तब मजबूरन पंजाब पुलिस, पंजाब की जेलों को इसको रिहा करना पड़ा है। इसको तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट का वहां पर पैटर्नेज था पूरा, और इसका पूरा एक छत्र राज्य था वहां, और सारी सुविधाएं इसको मुहैया थी, इसका परिवार वहीं रहता था। तो और ये डिमांड करना कि मुझे पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, केजीएमसी के डॉक्टर्स हैं, टॉप के डॉक्टर्स हैं इंडिया में, वो अगर पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो अब ये डिमांड करना कि अब एम्स के डॉक्टर लाए जाएं, कल कहें कि विदेश में पोस्टमार्टम कराया जाए, तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक अनावश्यक एक संदेह पैदा करने वाली और एक पब्लिक सिंपैथी गेन करने की बात है। मैं समझता हूं जो तथ्य निकल कर आएंगे पोस्टमार्टम में, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में, और विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसमें कोई पॉइजन आता है कि नहीं आता है, जिसकी उम्मीद कम है, तो ये सब जब होगा तो पब्लिक में के मन में, कुछ लोगों के मन में जो शंका है वो स्वतः दूर हो जाएगी। और जो पुलिस है वहां की, जेल के कर्मी हैं, फूक कर एक एक कदम रख रहे हैं। एनएचआरसी की गाइडलाइंस को बिल्कुल 100% फॉलो किया जा रहा है, जिससे कहीं पर भी कोई उंगली ना उठा सके, और यही सही तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं यूपी पुलिस को बधाई देना चाहूंगा कि कल जैसे ही खबर मिली तब से ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू करना, 144 एनफोर्स करना, डीएम्स एसपी सारे स्वयं निकल पड़े हर जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी थी, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और फोर्स का मैसिव डिप्लॉयमेंट हुआ है। और पर यह है कि ये सफल रहा है, और दफन भी मुझे जैसा लगता है सुपुर्दे खाक भी वो पीसफुल रहेगा, और वो लोग फैमिली और बाकी लोग कोऑपरेट करेंगे।